हेलो फ्रेंड्स, और आप देख रहे हैं उषा स्टडी पॉइंट में भारत चीन संबंध का ये पार्ट 2 है। हमने मतभेद या विवाद के मुद्दे देख लिया था पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में हम सहयोग के मुद्दे देख रहे हैं। ये एमए 4th सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस का पार्ट है। इसके अलावा आईआर यानी इंटरनेशनल रिलेशन, यदि आप किसी भी कंपटीशन के लिए पढ़ते हैं तो उसके लिए भी ये उपयोगी है। साथ ही बीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट भी इसको पढ़ सकते हैं। तो इसमें भारत चीन जो सहयोग के मुद्दे हैं या जो बिंदु हैं वो प्रमुख रूप से होंगे कि इसको हम डिटेल में देखेंगे कि ये पड़ोसी हैं, 4000 किमी की जो है सीमाएं साझा करते हैं एक दूसरे से, सांस्कृतिक संबंध हैं दोनों के बीच में, और दोनों ब्रिक्स के सदस्य हैं। एनडीबी की इन्होंने 2014 में स्थापना की है। दोनों G20 के सदस्य हैं और दोनों ही एससीओ के भी मेंबर हैं। 2017 में भारत इसका पूर्ण सदस्य बना। योग में, यानी जो योग भारत का सबसे ज़्यादा फेमस है, तथा शिक्षा और व्यापारिक साझेदार, आप जानते हैं सेकेंड लार्जेस्ट व्यापारिक साझेदार है चीन हमारे साथ। और दोनों AIIB यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के भी सदस्य हैं। और दोनों के राजनयिक संबंधों की 2020 में 70वीं वर्षगांठ मनाई गई, तथा दोनों ही इन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के संबंध में कुछ मुद्दों पे समान विचार रखते हैं। इन्हीं सब मुद्दों पे हम जो है, और इसके अलावा भी अन्य मुद्दों पे चर्चा करेंगे कि कौन से ऐसे क्षेत्र है जहां भारत चीन के बीच इतना तनाव होने के बावजूद भी संबंधों में गतिशीलता देखने को मिलती है। तो शुरू करते हैं इसको देखना। तो जैसा कि हमने देखा, दोनों पड़ोसी देश हैं और दोनों जो है 4000 किलोमीटर की सीमाएं साझा करते हैं। और ये बहुत ही फेमस कथन है किसी लीडर का कि कोई भी देश अपना मित्र बदल सकता है लेकिन अपना पड़ोसी कभी नहीं बदल सकता। और यदि पड़ोसी है तो वो उसके साथ रिश्ते अच्छे होना हर हाल में अनिवार्य होता है। दोनों के बीच अत्यंत सांस्कृतिक संबंध भी हैं। प्राचीन काल से ही जो सिल्क रूट जो कितना फेमस था, रेशम मार्ग, वहाँ से इनके बीच व्यापार भी होता था। साथ ही आप देखते हैं कि बौद्ध धर्म जो है विश्व का सबसे बड़ा जो है धार्मिक समुदाय बौद्ध धर्म के अंतर्गत है, जिसमें से सबसे बड़ा समुदाय जो रहता है वो चीन में रहता है। जबकि बौद्ध धर्म जो है वो भारतीय ज़मीन पे उपजा, जो आपके गौतम बुद्ध हुए। तो इस प्रकार से एक सांस्कृतिक संबंध दिखाई देता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि प्राचीन काल में इत्सिंग हुए, वेनसांग, फाहियान जैसे जो है यात्री आए भारत में। इसके अलावा भारतीय तीर्थयात्री और विद्वान और बौद्ध धर्म के प्रचारक भी जो है वो चीन जाते रहे हैं। प्राचीन काल से ही दोनों के मध्य एक घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंध कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। इसके साथ ही देखें, वर्तमान में तो जो भारतीय मूवीज होती हैं, फिल्में होती हैं, वो चीन में बहुत ही कमाई करती हैं, वहाँ के लोग भी देखते हैं। और दोनों जो है, दोनों में ऐतिहासिक एकता कहाँ पाई जाती है कि दोनों साम्राज्यवाद से पीड़ित रहे, दोनों ही ब्रिटेन के उपनिवेश रहे, गुलाम रहे, जिसकी वजह से भारत ने चीन पे बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट किया। और भारत की एक तरीके से देखें तो चीन के प्रति बहुत ही ज़्यादा सहानुभूति रही। और यही कारण है कि चीन को भारत ने अपना स्वाभाविक मित्र समझा, उस पर विश्वास किया और मैत्रीपूर्ण हाथ बढ़ाया उसकी तरफ। हालांकि ये अलग बात है कि चीन के द्वारा हमारे साथ विश्वासघात किया गया है। तो हमने जो है, भारत उन चुनिंदा देशों में से है जब चीन को जो है उसने मान्यता दी 1949 में, जब चीन आज़ाद हुआ। अमेरिका के एग्नेस्ट जाके भारत ने उसको मान्यता दी, क्योंकि अमेरिका चीन के एग्नेस्ट था, क्योंकि चीन एक साम्यवादी देश था, साम्यवाद को समर्थन करता था। तो आप देखते हैं कि अमेरिका के एग्नेस्ट जाके भी भारत उसको सर्वप्रथम मान्यता देता है। फिर 1954 में जो है जवाहरलाल नेहरू और चाउ एन लाई के बीच जो है पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किया जाता है। पंचशील जो सिद्धांत है आप याद रखेंगे, 5 होते हैं: क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान, अनाक्रमण, हस्तक्षेप और समानता तथा परस्पर लाभ तथा शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। तो ये सारी चीज़ें जो हैं सहयोग के बिंदु हैं जो भारत और चीन के बीच में दिखाई देते हैं। हालांकि वर्तमान में देखें तो दोनों ने ये डिसाइड किया है कि हम अपने सीमा विवाद और व्यापारिक मुद्दे, इन दोनों को अलग अलग रखेंगे। और जब भी हम आर्थिक मुद्दे पे बात करेंगे तो हम उस समय सीमा विवाद की बातों को बीच में नहीं लाएंगे। तो कहीं ना कहीं दोनों देश जो है आपस में सहयोग को लेकर के जो है उत्सुक दिखाई देते हैं, या कह सकते हैं कि दोनों के ही अंदर ये इच्छा है कि हमारा जो व्यापार है वो आपस में चलता रहे। क्योंकि हम देखें तो ये 1/3 आबादी जो वर्ल्ड का है, जो पॉपुलेशन है टोटल 7 अरब, उसमें से 2.7 अरब आबादी अकेले भारत और चाइना की है। साथ ही 20% जीडीपी ऑफ वर्ल्ड, यानी विश्व के जीडीपी का 20% भारत और चाइना जो है ये मिलकर वो जनरेट करते हैं। साथ ही अगर देखें तो विश्व का जो है चीन सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, वहीं जबकि भारत जो है
वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। और ऐसे में ये दोनों विकासशील देश हैं और विश्व की उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। ऐसे में इन दोनों के मध्य सहयोग जो है वो स्वाभाविक रूप से बनता है। आगे देखें कि कहाँ कहाँ पे और सहयोग होता है। हम देखते हैं 1962 में चीन ने हम पर जो है आक्रमण कर दिया, आक्रामक उसने नीति अपनाई और अपनी शक्तियों का प्रदर्शन किया। इसके बावजूद जो है दिसंबर 1962 में जब कोलंबो का प्रस्ताव लाया गया श्रीलंका के कोलंबो में एशियाई और अफ्रीकी देशों के द्वारा कि दोनों बड़ी शक्तियां हैं, महाशक्तियां हैं और इन्हें आपस में नहीं लड़ना चाहिए और अपने सीमा विवाद को जो है शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाना चाहिए, तो दोनों के द्वारा ही, भारत के साथ साथ चीन के द्वारा भी इस पे अपना समर्थन जताया गया। कोलंबो प्रस्ताव पर दोनों ही देशों ने अपना समर्थन जताया। साथ ही जब 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई तो चाउ एन लाई ने अपने शोक में कहा, ये बयान भी दिया, हालांकि ये बहुत ज़्यादा तो मायने नहीं रखता है जब तक लिखित रूप में चीज़ें ना हो, लेकिन हाँ, चीनी राष्ट्रपति ने ये कहा कि वो जो है दुख व्यक्त करता है, वो अपनी सीमा विवादों को आगे से शांतिपूर्ण ढंग से उसका समाधान करना चाहेगा। साथ ही जो है आप देखते हैं कि 1974 में भारत ने परमाणु परीक्षण किया जो चीन को अच्छा नहीं लगा। इसके बावजूद भी 1976 में कुछ सुधार देखने को मिला दोनों के संबंधों में और राजदूतों का आदान प्रदान दोनों देशों के बीच शुरू कर दिया गया। हालांकि दोनों के बीच राजनयिक संबंधों की शुरुआत हो गई थी 1950 से ही। भारत चीन और कहाँ कहाँ पे सहयोग कर सकते हैं, इनके सहयोग के क्षेत्रों का तो इनके जो सहयोग के क्षेत्र की जो लिस्ट है वो भी काफ़ी लंबी है, जैसे इनके मतभेदों की लिस्ट काफ़ी लंबी है। तो देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में ये कहाँ कहाँ पे सहयोग करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो है एक शक्ति संतुलन का भी काम करते हैं, जैसे अमेरिका को चाइना संतुलित करता है या चाइना को संतुलित करने के लिए अमेरिका भारत को जो है सपोर्ट करता है। इसके अलावा देखते हैं कि दोनों जो ब्रिक्स है उसके क्या हैं, दोनों ही ब्रिक्स के मेंबर हैं। ब्रिक्स में ब्राज़ील और इंडिया, चाइना और इसमें साउथ अफ्रीका तथा ब्राज़ील वगैरह हैं। तो दोनों ही क्या है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देख रहे हैं कि सहयोग के लिए तत्पर हैं। साथ ही दोनों G20 के सदस्य हैं और आप जानते हैं 2023 में भारत को G20 की अध्यक्षता जो है मिली है, तो इसमें भारत की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। और साथ ही NDB जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक की जो स्थापना हुई उसमें चीन और भारत दोनों ही शेयर धारक हैं और इसका मुख्यालय जो है चीन के संघाई में है। ये भारत और चीन के बीच सहयोग को भी दर्शाता है। साथ ही SCO संघाई सहयोग जो संगठन है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें भारत ने अपनी सदस्यता को प्राप्त कर लिया। वर्ष 2017 में जो है भारत इसका पूर्ण सदस्य बना। SCO जो है संघाई सहयोग संगठन, ये चीन का एक इनिशिएटिव है। साथ ही हम देखते हैं AIIB यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो कि चीन समर्थित है, इसमें भी भारत क्या है एक संस्थापक सदस्य। इसके अलावा जो ADB है एशियन डेवलपमेंट बैंक, उसमें भी चीन और भारत जो है अन्य अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों के साथ सहयोग करते हुए दिखाई देते हैं। वर्तमान की बात देखें, थोड़ा सा पहले जाएं तो 2018 में दोनों के बीच एक अनौपचारिक सम्मेलन की शुरुआत हुई। ये औपचारिक नहीं बल्कि एक अनौपचारिक सम्मेलन की शुरुआत है, जो कि पहला सम्मेलन हुआ इन दोनों के बीच अनौपचारिक सम्मेलन वो हुआ था चीन के वुहान शहर में। और जबकि जो दूसरा अनौपचारिक सम्मेलन हुआ वो भारत के तमिलनाडु में हुआ, महाबलीपुरम में, क्योंकि जो महाबलीपुरम है वो ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो काफ़ी जो है दोनों में इस प्लेस को लेके एक संबंध दिखाई देता है व्यापारिक रूप से। तो इसलिए भारत ने महाबलीपुरम में जो है अपना अनौपचारिक सम्मेलन जो है यहाँ पे आयोजित किया। 2020 में देखें तो दोनों ने अपने राजनयिक संबंधों की 70वीं जो है 70 वर्षगांठ मनाई, क्योंकि 1950 में राजनयिक संबंधों की शुरुआत हुई थी दोनों के बीच। साथ ही 2020 को कल्चरल एंड पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट के रूप में भी मनाया जा रहा है इंडिया और चाइना के बीच में। और साथ ही हम थोड़ा व्यापार में देखें तो आप जानते हैं कि जो सेकेंड लार्जेस्ट पार्टिसिपेंट है चाइना भारत के साथ, यानी व्यापार में अमेरिका के बाद चीन जो है दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। और इसमें शुरुआत देखें तो 1984 में ही दोनों के मध्य एक बड़ा समझौता होता है, जिसमें भारत चाइना को मोस्ट फेवर्ड नेशन, ये एक व्यापारिक वो है संबोधन है जो दिया जाता है। तो ये भारत ने पाकिस्तान को भी दिया हुआ है मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा। तो 1984 में भारत जो है अपने व्यापारिक क्षेत्र में चीन को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देता है। साथ ही 1994 में दोहरे कराधान से रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया जाता है और ये व्यापार
जो वर्ष 2000 में 3 अरब डॉलर का व्यापार था, वो 2020 में 130 अरब डॉलर का व्यापार जो है दोनों के बीच में बढ़ करके हो गया है। और यूएसए यानी अमेरिका के बाद चीन भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है। तो हालांकि हम देखते हैं कि भारत को व्यापार में घाटा होता है और जो व्यापार अधिशेष है वो चीन के पक्ष में होता है। और लेकिन इसके बावजूद भी जो उपकरण चीन से आयात किए जाते हैं तो उनका जो है मेड इन इंडिया उत्पादों की कुल लागत को वो कम करता है। यानी जो मेड इन इंडिया है, जैसे भारत में कोई एज ए एग्जांपल हम मान लेते हैं कोई स्कूटर बन रहा है, लेकिन उसके कुछ पार्ट्स जो है चीन से मंगाए जा रहे हैं तो वो सस्ते पड़ते हैं। तो जब भारत का प्रोडक्ट बन के तैयार होता है, वो मोटरसाइकिल बन के तैयार होती है, तो वो जो है कम प्राइस की होती है, जिसकी वजह से भारत की लागत में कमी होती है। साथ ही भारत का निर्यात भी जो है वो बढ़ता है, क्योंकि कम लागत पे बना है तो उसको वो अन्य मार्केट में बेच सकता है। तो यहाँ भी जो है हमें व्यापार घाटा तो है, लेकिन उसके भी कुछ अपने फ़ायदे भी हैं। इसके अलावा देखें तो भारत में चीन से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है वार्षिक रूप से 150 से 200 मिलियन डॉलर के बीच है। और जो चीनी उद्यमों के निवेश ने भारत में जो है बड़ी संख्या में नौकरियों को भी सृजित किया है और इस प्रकार भारत के आर्थिक विकास में भी योगदान दिया है। शैक्षिक क्षेत्र में देखें दोनों के बीच सहयोग तो वर्ष 2003 में जो है एक शुरुआत होती है और चीन के पेकिंग विश्वविद्यालय में भारतीय अध्ययन केंद्र की स्थापना होती है। साथ ही वर्ष 2006 में एक इनिशिएटिव उठाया जाता है शिक्षा के क्षेत्र में। ये उच्च शिक्षा में जो है एजुकेशन एक्सचेंज प्रोग्राम की शुरुआत होती है, जिसके तहत 25 क्षेत्रों नहीं है छात्रों हैं, 25 छात्रों का आदान प्रदान किया जाता है। इसमें ये होता है कि भारत के 25 छात्रों को चीन में पढ़ने के लिए चीन स्कॉलरशिप देगा, साथ ही 25 चीनी छात्रों को भारत जो है भारत में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप देता है। और देखें तो जो योग है, जो 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है, तो चीन में भी योग तेज़ी से लोकप्रिय हो रहा है। और उल्लेखनीय है कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में नामित करने हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्ताव में चीन भी एक सह प्रायोजक था और भारत का समर्थन किया था। इसके अलावा देखें तो हैंड इन हैंड जो आतंकरोधी सैन्य अभ्यास है वो भारत और चीन के बीच देखने को मिलता है। साथ ही दोनों ही देश वर्ल्ड बैंक, IMF, यूएनओ के कुछ मुद्दों पे, यूएनएससी में अगर भारत की सदस्यता की बात को छोड़ दिया जाए तो अन्य मुद्दों पे तथा WTO और पर्यावरणीय मुद्दों पर दोनों समान विचार रखते हैं। दोनों ही विकासशील देशों का समर्थन करते हैं, क्योंकि दोनों ही विकासशील हैं। और आप जानते हैं कि विकासशील देशों के लिए अमेरिका की नीतियाँ किस प्रकार से पक्षपाती एवं भेदभावकारी होती हैं। तो इन सब में जो है जो अंतर्राष्ट्रीय कानून होने चाहिए वो कैसे विकासशील देशों के हितों के भी अनुकूल होने चाहिए। इन सब मुद्दों पे, इन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में जो है इन सब मुद्दों पे भारत और चीन समान विचार रखते हैं। यूएनओ के पुनर्गठन और उसमें सुधार की यदि बात किया जाए तो इसमें भी चीन जो है पुनर्गठन का समर्थन करता है। हालांकि चीन जो है भारत की स्थायी सदस्यता का कभी भी समर्थन नहीं करता है। और देखें तो कोरिया में और क्या इनके बीच संबंध चल रहा है, तो कोरिया में भारत की ONGC तथा चीन की एक प्राइवेट कंपनी द्वारा सम्मिलित रूप से तेल अन्वेषण का कार्य किया जा रहा है। साथ ही वर्ष 2018 में दोनों ही देश अफगानिस्तान में शिक्षा, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में विकास कार्यक्रमों के समन्वय के लिए सहमत हुए। और हमने सांस्कृतिक संबंधों के बारे में अभी पढ़ा। पहली और दूसरी तीसरी शताब्दी के दौरान कई बौद्ध तीर्थयात्रियों और विद्वानों ने ऐतिहासिक रेशम मार्ग, जिसे सिल्क रूट कहते थे, के माध्यम से चीन की यात्रा की। इसी तरह चीनी यात्री भी इत्सिंग, फाहियान और वेनसांग भारत आए। इसके अलावा भारतीय फिल्में चीन में काफ़ी लोकप्रिय हैं। और ऐसे जो सहयोग हम पढ़ रहे हैं भारत और चीन सहयोग, तो किन किन मुद्दों पे सहयोग है? NDB, ब्रिक्स हो गया, G20 हो गया, SCO हो गया, AIIB हो गया, शिक्षा के क्षेत्र में, योग के क्षेत्र में। इसके अलावा जो FDI है, जो व्यापार है, और जो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में दोनों के मध्य जो सहयोग है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो वहाँ के जो लीडर्स हैं उनके बीच किस प्रकार का एक कोऑपरेशन दिखाई देता है, उसको भी हम अगर चाहें तो देख सकते हैं। तो हम देखते हैं कि 1974 में भारत द्वारा परमाणु परीक्षण किया जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से चीन नाराज़ हो जाता है और हमारी बीच जो है संबंधों में और भी ज़्यादा तनाव आ जाता है। लेकिन फिर से 1977 से जनता पार्टी की जब सरकार आती है तो व्यापार की शुरुआत की जाती है।
और ये व्यापार जो है 1962 में जब युद्ध हुआ था तब से इस पे एक तरीके से रोक लग गया था। वहीं देखें कि संबंधों में जो अधिक सुधार या कहते हैं माइलस्टोन जिसको कहते हैं कि दोनों के संबंधों में माना जाता है, वो राजीव गांधी के काल को माना जाता है। 1988 में राजीव गांधी जी ने चीन की यात्रा की और दोनों ही देशों ने पंचशील में आस्था को भी दोहराया। LAC के मुद्दों पे भी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के मुद्दे पे भी दोनों के बीच में बातचीत हुई। तो 1988 में जो है ऐसा माना जाता है कि इनके संबंधों में फिर से सुधार दिखाई देता है। वहीं देखें तो 1993 में प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने चीन की यात्रा की और LAC पर शांति स्थापना हेतु समझौते किए गए। 1997 तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इसी बीच भारत ने 1998 में परमाणु परीक्षण किया जिसका चीन ने तीव्र विरोध किया। इसके बावजूद उसके एक साल बाद ही 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्रित्व के काल में विदेश मंत्री जसवंत सिंह चीन की यात्रा करते हैं और सुरक्षा संवाद जो है आरंभ करने पर सहमति बनती है दोनों देशों के बीच। और चीन जो है वर्ष 2006 में क्या होता है कि नाथुला दर्रे को व्यापार के लिए खोल दिया जाता है और चीन भी सिक्किम को निर्विवाद रूप से भारत का क्षेत्र स्वीकार कर लेता है। इससे पहले चीन जो है बार बार अरुणाचल प्रदेश की तरह ही, जैसा वो अरुणाचल प्रदेश में करता है, अक्साई चीन और लद्दाख में करता है, वैसे वो सिक्किम पे भी बार बार अपना दावा करता था। लेकिन चीन को ये लगा कि उसको भारत जैसा अगर बड़ा बाजार चाहिए, आर्थिक संबंध चाहिए, व्यापारिक विकास चाहिए, तो भारत के साथ उसको कहीं ना कहीं कोऑपरेट करना पड़ेगा, संबंधों में सुधार करना पड़ेगा। तो ऐसे में चीन ने अपना सिक्किम से दावा जो है हटा लिया। तो भारत ने भी इस पे पहल किया और भारत ने जो है जो नाथुला दर्रा काफ़ी वर्षों से बंद था, अराउंड 30 सालों से ये जो बंद था, तो उसको 2006 में व्यापार हेतु खोल दिया गया। तो ये हैं भारत और चीन के बीच सहयोग के बिंदु। तो कई बार देखने में ऐसा लगता है कि मतभेदों से ज़्यादा सहयोग के बिंदु हैं, लेकिन इन दोनों में सबसे बड़ी बात होती है कि चीन का इंटेंशन क्या है। तो संबंधों में जो सुधार है, सीमा विवाद को अलग रखते हुए व्यापारिक और अन्य सांस्कृतिक संबंधों में दोनों ही देश आगे बढ़ रहे हैं। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि दोनों में चूँकि पड़ोसी हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे दोनों उभरती हुई जो है शक्तियाँ हैं, तो इनके बीच समन्वय जो है बहुत ही ज़रूरी है। अंतर्राष्ट्रीय जगत के लिए भी, चीन के हित के लिए भी और भारतीय हितों के लिए भी दोनों के बीच जो है सहयोग ज़रूरी है। और आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। यहाँ पे मैंने पंचशील सिद्धांत को एक बार लिख दिया है ताकि, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है, अलग से भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार, तो आप एक बार देख लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार आई होप कि ये जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल रहा है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें और शेयर करें, और यदि मेरा वीडियो आप सबसे पहले प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपका कोई ऐसा सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।